बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज पाकिस्तान के आम आदमी का सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई है। उसका सबसे बड़ा मसला उसके घर में जो बिजली के और गैस के और पानी के बिल आ रहे हैं वो उसका सबसे बड़ा मसला है। लेकिन हम उलझे हुए हैं एक ऐसी सियासत में जो कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात पर मबनी है, ब्लेम गेम है। और 3-4 दिन से तो जो शहबाज गिल साहब हैं उनका मामला जो है वो मीडिया पे छाया हुआ है। तो इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान का आम आदमी है उसका मसला भी हमें यहाँ पे हाईलाइट करना है और जो बाकी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो भी हमें हाईलाइट करने हैं। तो कोशिश मेरी ये है कि आज आपको बताएं कि ये जो डॉलर नीचे आ रहा है ये खुश होने की बात है या परेशान होने की बात है, और जो आपके घरों में बिजली के बिल आ रहे हैं इन बिलों में जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लग के आ रहे हैं वो उसके पीछे क्या कहानी है। और आज इमरान खान साहब ने एक सेमिनार से ख़िताब किया है और ख़िताब में उन्होंने आज एक पैगाम दिया है न्यूट्रल्स को। ज़रा सुनिए वो क्या पैगाम है। अपने न्यूट्रल्स को पैगाम देना चाहता हूँ। क्या आपको फिक्र है इस कौम की? मुल्क तो नीचे जा रहा है, कर्जे चढ़ते जा रहे हैं, हल तो किसी के पास है ही नहीं। इसलिए मैं अपने न्यूट्रल से कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। अभी भी टाइम है, अपनी पॉलिसीज़ रिव्यू करें। तो क्या चीज़ रिव्यू करें ये नहीं बताया उन्होंने। और इसी तकरीर में उन्होंने आज एक और भी बात की है, बड़ी ही काबिल गौर बात है, वो भी ज़रा सुन लें। मुझे थ्रू आउट जब मैं ये स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कई दफ़ा मुझे ISI ने मुझे बताते थे इनकी चोरी के, ये जी फलाने इन्होंने इतनी चोरी की। ये भी जो दौर था इनका 2008 से लेके, तब भी मुझे वो मटीरियल जी उसने इतना चोरी कर लिया, वो चाइना जाके तो इतनी किकबैक्स ले ली, ये मुझे बताया करते थे। जब मैं फिर प्राइम मिनिस्टर बना तो सारे केसेस सबको पता था कि इनके केसेस कौन से हैं, और बदकिस्मती से जो नैब थी वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। तो मुझे तब भी समझना है कि केसेस सारे मैच्योर हैं, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो बाद में पता चला किसी का शफकत का हाथ था, वो कभी एक्सीलरेटर दबा देते थे फिर कभी वापस आ जाता था। दो बातें बड़ी अहम है। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जब वो अपोजिशन में थे तो उनको उस वक्त ISI उनके सियासी मुखालफिन की करप्शन के किस्से सुनाया करती थी जब वो अपोजिशन में थे। और उसके बाद वो कहते हैं जब मैं हुकूमत में आ गया तो नैब मेरे कंट्रोल में नहीं थी और जो एक्सीलेटर था नैब का वो किसी और के कंट्रोल में था और उसने शफकत का हाथ रखा हुआ था इनके सियासी मुखालफिन पे। तो ये बड़ी अहम बात है। क्या ये किसी इदारे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है या इमरान खान साहब ये इतराफ़ कर रहे हैं कि वो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान थे। हमारे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वज़ीर बराए तवानाई, जनाब शाह खावर साहब जो कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में या ममनुआ फंडिंग केस में PTI के वकील हैं, इलेक्शन कमीशन में मुल्क के मारूफ कानूनी माहिर हैं, और डॉक्टर ज़ुबैर खान साहब माहिर मुआशियात हैं और IMF के साथ काम भी करते रहे हैं। तो सबसे पहले खुर्रम दस्तगीर साहब ये बताइए कि आज जो इमरान खान साहब ने तकरीर किया है, एक तो उन्होंने न्यूट्रल्स को पैगाम दिया है, लेकिन दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ये जो आगे चल के उन्होंने सलमान शहबाज साहब का नाम भी लिया है। तो जो शरीफ फैमिली की जो करप्शन है उसके किस्से तो उनको ISI सुनाया करती थी, लेकिन जब वो फिर हुकूमत में आए तो फिर शफकत का हाथ था। इमरान खान ने आज जो तकरीर की है वो एक ऐसे तकरीब के दौरान की जो गालिबन इजहार राय की आज़ादी पर मुनक्किद की गई थी। अब पहले तो इमरान खान ने ये जवाब देना है कि उनके दौर में जो अपोजिशन के अरकान हैं उनकी इजहार राय की आज़ादी को जिस तरह मसख किया गया उसका हिसाब कौन देगा, या अगर अबसार आलम को इस शहर में गोली मारी गई तो उसका हिसाब इमरान खान के दौर में क्यों कौन देगा, या मतीउल्लाह जान अगवा हुए, असद तूर के घर पे लोगों ने घुसकर मारा, या उनके दौर में अपोजिशन रहनुमाओं के चलते हुए इंटरव्यू, शायद गालिबन आपका भी एक इंटरव्यू चलते हुए ऑन एयर हटा लिए गए, या पूरे सिर्फ ऐसी बात करने पे जो वज़ीर आज़म को नागवार गुजरती थी पूरे चैनल बंद कर दिए गए। तलत हुसैन, नुसरत जावेद, मुर्जा सोलंकी और भी बेशुमार हमारे दोस्त हैं जिनको सिर्फ इस पादाश में नौकरियों से निकलवाया गया कि वो हुकूमत के इमरानी हुकूमत के खिलाफ बात करें। सेमिनार में इमरान खान ने कहा कि ये काम मैं नहीं करवा रहा था, कोई और करवा रहा था। पर जवाब तो देना पड़ेगा ना।
अच्छा, हाँ, जवाब तो देना पड़ेगा, जिस तरह हमें जवाब देना है। अगर वो हमें तो बड़ी दिलचस्प बात है। और मैं सोच रहा था कि शायद हज़रत उमर से जब चादर का पूछा गया कि जनाब ये दूसरी चादर कहाँ से आई है, तो उनको भी कहना चाहिए था कि मैं ना ही जवाबदेह हूँ ना ही मालूमात देने का पाबंद हूँ, जो जवाब इमरान खान ने FI को दिया है। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने जवाब दिया। तो ये तो अब कह देना कि धमकियां भी देते हैं, साथ कहते हैं मैं किसी को जवाब दे भी नहीं हूं। भाई आप खुद ही तो कौम को सुनाते रहे हैं कि भाई अगर चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते? अगर आपने चोरी नहीं की तो आप तलाशी दे दें। अगर FIA पूछता है, कोई भी इदारा पूछता है, आप दे दें। लेकिन ये कहना कि जी ये कोई और करवा रहा था। लेकिन आप एक क्या कहा, और न्यूट्रल्स के बारे में क्या कहते हैं? वो न्यूट्रल कहते हैं, वो जानवर कहते हैं, वो गद्दार कहते हैं, वो मीर जाफर मीर सादिक कहते हैं, वो अमरीकी साजिश का हिस्सा कहते हैं, वो मुल्क दुश्मन कहते हैं, वो पाकिस्तान फरोश कहते हैं, वो यजीद कहते हैं, गुलाम कहते हैं, बल्कि यहाँ तक कहा जी कि जो मेरे खिलाफ है वो शिरक कर रहा है जनाब। तो अब ये इजहार राय की आज़ादी के सेमिनार में एक ऐसा शख्स जिसकी तमाम गुफ्तगू के ऊपर झूठ के और हर किस्म की जो कहते हैं ना दरोग गोई का इल्ज़ाम है, वो कैसे किसी और को लेक्चर दे सकते हैं? चले, इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि वो ISI को बदनाम कर रहे हैं? जी नहीं, उनको बड़ी कहना चाहिए, इनको फिर एविडेंस लेकर आए ना जी। नाम लेना किसी बंदे का, नाम ले लें, अच्छा, कह दें कि नाम लिया। शाह खबर साहब, दूसरा एक बात, दूसरे देखें, एक दो बात, एक जो अगर इजाजत हो, देखिए अफवाज पाकिस्तान के गैर आइनी किरदार के हम सख्त तरीन नाकाद रहे हैं, हाँ, मियाँ नवाज शरीफ तक। लेकिन आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अफवाज पाकिस्तान को बशमूल कभी ये नहीं कहा कि ये गद्दार हैं, कभी नहीं कहा ये अमेरिका के एजेंट हैं, कभी बगावत पर नहीं उकसाया उनको। और उससे भी अहम बात यह है कि जो भी बात की है वो आइन की अमलदारी की बात की है। यहाँ एक ऐसा फाशिस्ट शख्स इमरान खान मौजूद है जो कहता है कि अगर फौज मेरी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर रही तो वो जानवर है। अगर जब अदलिया नो कॉन्फिडेंस केस में उनके खिलाफ फैसला देती है तो वो उनके खिलाफ पूरे मुल्क में मीम्स चल जाती हैं। फिर जब समझते हैं कि जी शोहदा तक को तो छोड़ा नहीं है, उनकी बेहुरमती की है। और शायद आज जो उनको शायद जिस कैफियत से गुजर रहे हैं, जिसने मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की बेहुरमती की है ना, चले वो अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं होगा। अच्छा शाह खबर साहब, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन के और लॉ के आदमी हैं, तो आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा ने एक बात की, जरा सुने जी वो क्या कह रही है। अब आपकी के अंदर जाने का टाइम है, और अगर FIA गिरफ्तार कर सकती थी शहबाज शरीफ को इल्जामात की बुनियाद पर, मरियम नवाज को, अगर FIA इन तमाम लोगों को इमरान खान के इल्जाम के ऊपर गिरफ्तार कर सकती थी, तो इमरान खान को भी गिरफ्तार होना चाहिए। जो FIA में पेश नहीं होता उसको गिरफ्तार करना चाहिए। क्यों नहीं गिरफ्तार करते? अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो FIA जो कि हुकूमत का मातहत अदारा है उसे कह रही है कि तुम क्यों नहीं गिरफ्तार करते। क्या FIA इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि आप फॉरेन फंडिंग केस से रिलेटेड हैं? तो आपको लग रहा है कि FIA के पास ये इख्तियार है कि फॉरेन फंडिंग की भी इंक्वायरी कर सकती है? ये बड़ा एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है। देखिए, FIA जो है वो एक इदारा है जो कि तहकीकाती इदारा भी है और प्रोसिक्यूटिंग इदारा भी है, और ये देखता है फेडरल लॉज के जो वायलेशंस होती हैं या मिसकंडक्ट होता है सिविल सर्वेंट्स का या फेडरल गवर्नमेंट के अफसरान का या उनके ऑफिशल्स का। उसके साथ साथ इनके पास 2-3 और जुरिस्डिक्शंस भी हैं, जैसे कि उसमें कोई भी बैंकिंग क्राइम हो या बैंकिंग सर्कल या फ्रॉड हो, उसका भी इनका विंग होता है। इस तरह साइबर क्राइम का विंग है, तो उसमें उनकी मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शंस हैं। लेकिन उसके साथ साथ FIA जो है 1974 के एक एक्ट के नतीजे में बनी है, और उसका अपना एक शेड्यूल ऑफेंसेस है कि कौन कौन से ऑफेंसेस जो हैं वो इसमें फॉल करते हैं और कौन कौन से ऑफेंसेस को वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो अभी चूँकि FIA के जो नोटिस आ रहे हैं, इमरान खान साहब को भी आया है, बाकी ओहदेदारान को भी आया है, उसमें कोई ऐसा सच वाज़ेह बात नहीं सामने आ रही कि वो किस बात के लिए बुलाना चाह रहे हैं, वो क्या इंक्वायरी है और वो कौन सी प्रोविज़न ऑफ लॉ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नोटिस में होना ज़रूरी हैं। इसका मैं आपको वजाहत कर दूं कि ये पिछले साल एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने FIA के केस में ही
उन्होंने वो नोटिस जो है उनको क्वाश कर दिया था इस बुनियाद के ऊपर कि आप अगर किसी को नोटिस करते हैं या तो उसको बतौर गवाह बुलाते हैं या उसको बतौर मुलजिम बनाते हैं। वो जर्नलिस्टों का केस था। यस, उसमें उन्होंने जी बिल्कुल असतूर का केस बिल्कुल उसका केस था। उसमें उन्होंने ये वाजे कर दिया था कि FIA जो है कोई भी किसी को अगर बुलाएगा तो इसमें पहले लिखेगा कि वो इंक्वायरी नंबर क्या है, उसका कंप्लेनेंट कौन है, उसमें कौन से आपको बतौर गवाह बुलाया जा रहा है या बतौर मुलजिम बुलाया जा रहा है, या कौन सी प्रोविजंस ऑफ लॉ उन पे अट्रैक्ट कर रही है। तो आपके ख्याल में अगर इमरान खान साहब FIA के सामने पेश नहीं हो रहे तो उनके पास कानूनी जवाब मौजूद है? वो अगर उनके पास अगर यही वजूहात हैं कि वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एक हवा में हैं और वो चूँकि हाई कोर्ट की एक जजमेंट भी है उसके ऊपर, तो वो अगर उसका जवाब ये देते हैं कि आपकी ये नोटिस जो है ये कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उसको वो चैलेंज भी कर सकते हैं इसी टच टोन के। अच्छा ज़ुबैर साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि फ़र्ज़ करें, हम सपोज़ कर रहे हैं कि आज मरियम औरंगज़ेब साहबा की गुफ्तगू से ये हमें तासुर मिला है कि ये इमरान खान को गिरफ़्तार तो करेंगे और मनसूबा बना के बैठे हुए हैं। वो गिरफ़्तार होते हैं या इमरान खान साहब को डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर हुकूमत पाबंदी का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजती है, तो इसका कोई हमारी इकॉनमी पे तो असर नहीं पड़ेगा? जनाब क्यों नहीं पड़ेगा? मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो एक बहुत अहम चीज़ है। देखिए, कोई इन्वेस्टर है, कोई यहाँ पर कारोबार करना चाहता है, वो यहाँ की जो स्टेबिलिटी है उसको वो देखना चाहता है। अगर कोई मार्शल लॉ लग रहा है वो अलग बात है, लेकिन अगर ये इसी उसमें रस्साकशी में लगे हुए हैं और एक वाज़ेह पॉपुलर लीडर को, मतलब देखिए अभी तक किसी ने इलेक्शन तो पूरे पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल नहीं करा है, लेकिन हर जो उनका जलसा है वो तो इस बात की अक्कासी करता है कि उनकी मकबूलियत तो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो, उससे इनकार आप नहीं कर सकते हो। अगर अभी इस वक्त इस तरह की कानून की जिस तरह के वो है, एक मशकूक तरीके से उनको आप डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरे ख़्याल में हमारी मईशत के ऊपर इसका बेहद नेगेटिव एक असर होगा। मेरी तो अपनी रीडिंग ये है। अच्छा, इस पे अब खुर्रम साहब, जो शहबाज गिल साहब का मामला है, कल तो ऐसे लग रहा था कि मरकज़ और पंजाब गवर्नमेंट आमने सामने आ गए हैं, लेकिन आज तो उनका मेडिकल भी हो गया है जो कि पिम्स में हुआ है। अच्छा, अब उस मेडिकल रिपोर्ट में जो कि पिम्स में हुई है, जो पिम्स जो कि फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है, उसमें अंग्रेज़ी में रिपोर्ट है, उसमें यह कहा गया कि शहबाज गिल के मुआयने के लिए सीनियर तरीन प्रोफेसर्स के मेडिकल बोर्ड का इजलास 17 अगस्त को यानी कि कल रात को 11 बजे हुआ। शहबाज गिल बचपन से अस्थमा का शिकार हैं। मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी है। सीने के बाएं तरफ, बाएं कंधे, कमर, गर्दन और जिस्म के अकबी हिस्से में दर्द है। मरीज़ फोबिया का शिकार है और ब्लड प्रेशर 140/90 जबकि पल्स 102 है। सीने के अंदर नालियों में खिंचाव है। मरीज़ को कार्डियोलॉजिस्ट और फेफड़ों के डॉक्टर की निगरानी और तशखीस की सख्त ज़रूरत है। अब ये जो मामला है, इस पे जो PTI के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं फ़रख हबीब साहब, उन्होंने कहा है कि पिम्स हस्पताल जो वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है और उसके डॉक्टर्स ने मुतफ़िका तौर पर कहा है कि शहबाज गुल सेहतमंद नहीं है, सांस भी रुकता है, सीने में बाएं जानब दर्द भी है और उन्हें मज़ीद मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। यानी कि उनके ख्याल में ये रिपोर्ट जो है ये ठीक है। लेकिन जो शहबाज गिल के वकील हैं फैसल चौधरी साहब, वो क्या कहते हैं, ज़रा सुनें। जो इस वक्त शहबाज गिल की जो कल प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है वो अच्छी नहीं है। हमने ये भी दरख्वास्त की है कि हमें अपनी जो पसंद का जो ट्रीटमेंट है मेडिकल विसिनिटी पिम्स के हॉस्पिटल, पिम्स का वो सरकार का हॉस्पिटल है, तो वी मे नॉट ट्रस्टेड, हमारी शायद उस पर उतनी एतमाद नहीं होगा। तो खुर्रम दस्तगीर साहब, आप एक पुराने पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, क्या मुनासिब नहीं है कि एक ठीक है प्रिजनर है, लेकिन अगर उसका वकील और वो खुद ये कह रहे हैं कि मुझे मेरी मर्ज़ी का अस्पताल दे दें, तो इसमें क्या एतराज़ क्या है? इसमें दे दें, आपको कोई इतराज़ नहीं? मुझे कोई इतराज़ नहीं। अगर शहबाज गिल को जो जिस हुक्म पर अमल दरामद हुआ है, आपके नाज़रीन को याद कर, तो अदालत का हुक्म था। ये कोई वफाकी हुकूमत ने आज खुद ये नहीं कहा कि अदालत ने हुक्म दिया कि इनको वफाकी तहवील में जाना चाहिए, वो चले गए। मैं फिर ही कहता हूँ कि जो रियासत मदीना के दावेदार हैं, जब उन पर कोई एक तकलीफ़, और अभी तकलीफ़ जो है ना वो अभी उसका डिटर्मिन होने के कितनी तकलीफ़ है,
क्योंकि नहीं, हमने ये जो मेडिकल रिपोर्ट है इसमें तो तकलीफ का तो जिक्र है इसमें जी, ये तो वो उस तकलीफ के आगे हेच है जो राना सनाउल्लाह को मौत की चक्की में टॉर्चर किया मैं गया। आपसे इत्तेफाक करता हूं और वो शख्स एक लेकिन मेरा, इसमें मेरा बड़ा भाई शाहिद खान अब्बासी बोलते नहीं है, उनको साबिक वज़ीर आज़म को टॉर्चर किया गया है। ये क्या तरीके शाहिद खान अब्बासी को टॉर्चर किया गया तो वो जब हिरासत में उनको टॉर्चर किया गया। अच्छा, लेकिन इसमें टेक्निकल लैंग्वेज है, इस टेक्निकल लैंग्वेज में भी पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ उनके नहीं, साथ। टेक्निकल लैंग्वेज ये कह रही है कि उनको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, सर सिर्फ जहनी तनाव कह रही है कि नाउ जहनी तनाव presented फिशारे with खून है, जहनी तनाव है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बॉडी एशिस। बॉडी एशिस क्या होते हैं? इंक्लूडिंग बॉडी एक लेफ्ट शोल्डर, बैक नेक, राइट ग्लूटियल रीजन एंड लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन। साहब ये किसी भी 40 साल से जिसकी उम्र तजावज कर चुकी है किसी भी मर्द को ये सारे इशू। अच्छा, ये क्या है? देयर इज सॉफ्ट टिश्यू टेंडरनेस ऑन डीप पैल्पेलेशन ऑफ लेफ्ट। उन्होंने क्यों नहीं लिखा? कहते ना कि जी इनको जरब लगी। ये रिपोर्ट ये कह रही है कि इमरानी चीफ ऑफ स्टाफ को किसी ने हाथ भी नहीं लगा। अच्छा चलें, ये कह रही है उनके इश्यूज हैं, उनको फिशारे खून है, उनको ज़हनी तनाव है, वो जरूर अच्छा हर शख्स को हो सकता है। मुझे जरा आगे चलने इस इशू पे सर प्लीज देखिए, इशू यही है कि कानून की और ये मेरा सवाल है पाकिस्तान की अदलिया से कि कानून की वो प्रोटेक्शन जो ऑफर की जा रही, बड़ी अच्छी बात है, अदालत इंसानी हकूक को फॉलो करें, लेकिन फिर अगर जब 6-6 महीने राना सनाब बेचारे की उसकी बेल एप्लीकेशन नहीं सुनी जाती, साद रफीक हैज टू गो ऑल द वे टू द सुप्रीम कोर्ट, वो 16 महीने जेल में रहते हैं और उसके बाद कोर्ट ये कहता है कि साद रफीक के इंसानी हकूक को कुचला गया। अगर वो गलत हो रहा था तो फिर आप आज मैं यही कह रहा हूं ना कि अगर दुरुस्त काम करें, दुरुस्त के ऊपर चलें, तो मिश्रा मैंने कहा मुझे कोई। अच्छा शाह खबर साहब, ये जो रिपोर्ट है इसमें जो उन्होंने बातें कही, आपके ख्याल में इसका मतलब है कि शहबाज गिल को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया? नॉर्मली जो तशद्दुद की जो मेडिकल रिपोर्ट आती है, अगर वो फौरी हुई हो तो उसमें डॉक्टर्स ये ज़रूर बता देते हैं कि उसके जिस्म पे जो है वो ब्रूजेज़ हैं या तशद्दुद के निशानात हैं या नील पड़े हुए, और वो ओपिनियन दे सकते हैं कि इस पर फिज़िकल टॉर्चर हुआ है। ये जो आप मेडिकल रिपोर्ट आप पढ़ रहे हैं इसमें एज सच रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन आमिद मीर साहब, आप भी इधर ही रहते हैं, हम सब इधर रहते हैं, ये तो एक बड़ा कल्चर है। लेकिन ये फिर फरख हबीब साहब ने ये मैं गुजारिश करता हूँ, फरख हबीब साहब ने इसको एंडोर्स क्यों किया इस रिपोर्ट को? मेरा ख्याल है क्योंकि टेक्निकल चीज़ है, इसको हर बंदा नहीं समझ सकता कि इसके क्या वर्डिंग्स हैं, उसको नहीं समझ। लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊँ कि ये हमारा एक कल्चर है कि हमारा कोई भी ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल ओपोनेंट पकड़ा जाता है अपोजिशन से ताल्लुक़ हो, तो आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि उस पर तशद्दुद ना किया जाए। और मैं ये भी कहता हूँ, जैसे अभी खुर्रम दस्तगीर साहब फरमा रहे थे, हो सकता है शायद खान अब्बासी पे भी तशद्दुद हुआ हो, औरों पे भी हुआ हो। तशद्दुद जो है वो आइन और कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप किसी से बयान लेने के लिए या उससे कुछ चीज़ उगलवाने के लिए आप फिज़िकल टॉर्चर नहीं कर सकते। तफ्तीश के और बहुत सारे तरीके होते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताऊं कि ये पुलिस जो तशद्दुद करती है, उनके पास ऐसे तशद्दुद करने वाले स्पेशलिस्ट होते हैं कि वो ऐसा तशद्दुद करते हैं जो कि मेडिकल में भी रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ दर्दें ही होती हैं उसको। ये बात बिल्कुल, हम खुद, मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, मैं खुद मार्शल लॉ दौर में रहा हूँ, हमें पता है कि कैसे वो टॉर्चर करते हैं, जिसको कहते हैं गुज्जी मार। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि दूसरी चीज कि रंदा चलाने की धमकी किसने दी थी? दूसरा इमरानी चीफ ऑफ स्टाफ ने सबके ऊपर, ऑपोजिशन के ऊपर रंदा चलाने की धमकियां दी। क्योंकि मैं आपको बात बताऊं, कोई भी बंदा, कोई भी मुल्ज़िम जब वो फिजिकल रिमांड से जेल जाता है तो जेल का अपना एक कानून है, उनका अपना जेल मैनुअल है। कोई भी सुपरिटेंडेंट किसी ऐसे बंदे को जो है वो एडमिट नहीं करेगा जेल में अगर बज़ाहिर उसके ऊपर तशद्दुद के निशान हो या वो ज़ख्मी हो। वो उसको लेने से इनकार कर देगा, उसको पुलिस को कहेगा कि जाएं, इसका पहले इलाज करवाएं, पहले इसको हॉस्पिटल से मेडिकल करवा के लाएं फिर आए। और ये जो शहबाज गिल साहब का केस है, इसमें जो आज मैं खुद कोर्ट में मौजूद था, उसमें रिमांड से लेने से पहले जो पहला रिमांड हुआ था उसमें भी मेडिकल हुआ था, और वो मेडिकल की रिपोर्ट जो है शेयर हुई। कल का भी जो रिमांड हुआ जिसमें एडिशनल सेशन जज साहिबा ने उनको 48 आवर्स का रिमांड दिया, तो उसमें ऑर्डर में लिखा हुआ था कि तहवील में लेने के फ़ौरन बाद पहले काम आप उसका हॉस्पिटल से जो है तिब्बी मुआयना करवाएंगे। वो भी करवाया गया। तो बात ये है कि ये चीज़ के इसको आप रूल आउट कर लें कि किसी पे बिल्कुल भी हाथ भी ना लगाया हो, ये तो मैं नहीं समझता कि ऐसी बात नहीं है।
कुछ ना कुछ ज़रूर है बीच में, लेकिन वो ये है कि वो ट्रेस नहीं हो रहा, और जब तक ये चीज़ ट्रेस नहीं होगी तो वो फिर कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर नहीं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये शहबाज गिल का मामला जो है ये ज़्यादा बड़ा है या इस वक्त जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो ज़्यादा अहम है? जनाब देखिए, दोनों बहुत बड़े मसले हैं। एक तरफ कानून की बालादस्ती भी, और वहाँ पर तशद्दुद का ये जो मसला है, इसको जैसे हमारे मेहमान साहब ने बिल्कुल सही कहा, आजकल ऐसे तरीके हैं कि कोई निशान नहीं छोड़ता तशद्दुद, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ ये बदन पर ज़ख़म वगैरह देखने के लिए ज़रूरत नहीं है, और भी तरीके होते हैं। मैं उस पर नहीं जाता, ये मेरी महारत नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि इकॉनमी जो है यहाँ पर, ये 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगी, उनकी जो वो है, जो एम्प्लॉयमेंट है, सब चीज़ों का दारोमदार है। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि ये ऐसे हालात हैं पाकिस्तान की मईशत के कि जब तक ये सियासी पार्टियां आपस में लगी रहेंगी तो जो हमारी मईशत को दरकार जो ज़रूरी रिफॉर्म्स हैं ये कभी नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए ये हमारी मईशत नीचे जा रही है। नहीं, लेकिन ये जो डॉलर नीचे आया है, ये अच्छी बात नहीं है कि डॉलर नीचे आया है? शुक्र है, काश कि ये ऐसी वजूहात से आया होता कि वो इस मईशत की बेहतरी होती। यहाँ पर दो चीज़ें काम कर रही हैं। एक तो ये कि कुछ स्पेकुलेशन थी, वो कुछ हद तक कम हुई इसलिए कि IMF शेदार है, लेकिन सबसे बड़ी वजह वो ये है कि हुकूमत ने इंपोर्ट जो LCs हैं उनको रोक लिया है। इस वक्त स्टेट बैंक में इस वक्त 3 अरब डॉलर की LCs पड़ी हुई हैं, इसके इंतज़ार में कि वो खुलेंगी। आप ये सोचिए कि अगर वो सारी LCs एकदम मार्केट में आ जाएं तो ये डॉलर का रेट तो 300 से भी आगे निकल जाएगा। ये एक मसनूई एक स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी ये जो आज मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लग्जरी आइटम्स पर जो पाबंदी है उनकी इंपोर्ट पे वो ख़त्म किया, तो इससे तो डॉलर फिर दोबारा ऊपर जाएगा। अब नहीं देखें ना, वो तो एक छोटी सी चीज़ है। वो वहाँ पर भी जब उसकी LC खुलेगी उसको शायद ये रोक लेंगे। वहाँ पर ड्यूटीज़ लगा दी हैं। पहले दिन से मैंने कहा था कि इनको जो मना करना है ये गलत काम है, ये इकोनॉमिक की प्रिंसिपल्स के मुताबिक नहीं है। ये तो अच्छा किया कि उस तरफ चले गए हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इस वक्त मईशत बंद हो रही है। बहुत से कारखाने इस वक्त बंद हो रहे हैं इसलिए कि उनकी जो इम्पोर्ट की LCs जो हैं वो इस वक्त बंद हैं, और उसी की वजह से आपकी जब मईशत कम हो रही है तो रेवेन्यूज़ कम हो रहे हैं। इसलिए IMF इनको कह रहा है कि नए इकदाम लगाओ। ये जो अभी आपके पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लग रही है वो भी इसी ख्याल से लग रही है कि भाई देखो, चूँकि आपके रेवेन्यूज़ कम हैं और आपका खसारा कम नहीं हो सकेगा, तो मैं कह रहा हूँ ये हर तरफ से हम एक गलत रास्ते पर हैं। अच्छा, मेरे पास इस वक्त मेरे हाथ में बहुत से लोग जो हैं वो मुझे बिजली का बिल भिजवा रहे हैं। अब बिजली का बिल मुझे भिजवाते हैं, मैं पूछता हूँ मुझे आप बिजली का बिल क्यों भिजवा रहे हैं? वो कहते हैं कि हमारे यूनिट्स कितने हैं और हम पे ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगे हैं ये कितने हैं। इस पे खुरम साहब से बात करेंगे एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। खुरम साहब, बहुत से लोगों के मेरे पास इस वक्त बिजली के बिल हैं, इसमें जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मसलन एक बिल है मेरे पास, यानी कि बहुत ही एक लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ है इस आदमी का, उसका जो टोटल बिल है वो आया उसको 10,500 रुपया, और उसमें जो तकरीबन 2,525 रुपये जो हैं वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, और एक जो मुतबवल तबके से ताल्लुक़ रखने वाले साहब हैं उनका जो बिल है उनके क्योंकि यूनिट्स ज़्यादा हैं तो उनको भी तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाए गए हैं, और भी टैक्सेस हैं। ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं ये इतने ज़्यादा क्यों हैं? अभी सब ये कोई IMF की मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सवाल पूछा जा रहा है और आपके तवस्सुत से एक मौका है आवाम को एक्सप्लेन करने का। जो बिजली की कीमत किसी वक्त भी डिटर्मिन होती है, वो चूँकि अज़ाब इमरानी के दौरान फरवरी 2021 के बाद से उन्होंने डिटर्मिनेशन नहीं की बिजली की, तो लिहाजा जो भी ख़ास तौर पे रूस के यूक्रेन के ऊपर हमले के बाद से पूरी दुनिया में जो ईंधन की कीमतें हैं, चाहे वो तेल है, चाहे वो कोयला है, चाहे वो RLNG है, उसकी कीमतों में एक होशरुबा इजाफा। मसलन
कोयले की सिर्फ मिसाल देता हूँ कि वो बहुत सालों से कहा जाता है कि कोयला एक ख़त्म हो रहा वाला ईंधन है, उसकी कीमत में 4 गुना इजाफा हुआ है, वो $70-80 से उठ के $450 तक गया है। तो ये जो बिल आए हैं मौजूदा हमारे सार्फिन को, ये उनकी उस बिजली की इस्तेमाल पर हैं जो उन्होंने मई, होता ये है कि जितने भी हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं किसी महीने में, उस पूरा फ्यूल एक्स्ट्रा जो है उसकी कैलकुलेशन होती है, वो नेपरा वो कैलकुलेशन करता है, और वो चूंकि उससे अगले महीने में होनी है, मतलब मई की कैलकुलेशन जून में हुई, नेपिया ने उसको नोटिफाई किया और इस महीनों के बिलों में आ गया। तो जितने भी आपके सार्फिन हैं उनके जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं वो उनकी मई के बिजली के इस्तेमाल पर बेस्ड हैं, उसमें 1-2 महीने का एक लैग है, यानी 1 महीना छोड़ के उस पर लैग आता है। जिस तरह से आजकल जो जुलाई में इस्तेमाल हो रहा है ईंधन, वो उसका बिल जो है वो आपको सितंबर में आएगा। तो इसकी वजह से, क्योंकि मई में बिजली की कंजम्पशन ज़्यादा थी गर्मी की वजह से, उसकी वजह, और ज़राअत का भी यूजेज ज़्यादा था, इसकी वजह से सब लोगों को ये महसूस हो रहा है कि ये नहीं, जिस आदमी ने यूनिट्स ही बहुत कम इस्तेमाल किए हैं तो उसका बिल इतना ज़्यादा सर उसका बिल आया है उसके मई के यूजेज पे, मतलब इस महीने उसने पिछले महीने यूजेज नहीं, उसका कम था ना जुलाई में। तो अब जिस तरह मौसम बदलेगा और बिजली का इस्तेमाल कम होगा तो ये एडजस्टमेंट चार्जेस कम होंगे जी। अल्लाह ताला के करम से अक्टूबर से शुरू, बिगिनिंग अक्टूबर, एक तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बहुत कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब रीबेसिंग हमने कर दी है। तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, और पूरी दुनिया में चूंकि अब तेल की कीमत गिर रही है, डॉलर की कीमत भी अल्लाह ताला के करम से नीचे आ गई है, तो उसका फौरी फ़ायदा सार्फिन को अक्टूबर के बिलों से नज़र आना शुरू हो जाएगा। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी डाउन है और बिजली की कीमत भी कम होगी। ज़ुबैर साहब, खुर्रम साहब कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में तेल की कीमत नीचे जा रही है, तो वैसे तो मिफ्ता इस्माइल ने तो तेल पाकिस्तान में महंगा कर दिया डिस्पाइट द फैक्ट कि पूरी दुनिया में तेल की कीमत कम हो रही है, लेकिन खुर्रम साहब कह रहे हैं कि अक्टूबर से जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं ये कम होना शुरू हो जाएंगे। आपको लग रहा है कि वो दुरुस्त कह रहे हैं कि इसमें भी तो IMF गड़बड़ नहीं कर देगी? नहीं, IMF के इसमें कोई काम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये एक फ़ैसला हुआ होगा और ये होना चाहिए कि जो भी बिजली की असली जो वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो वो बिलों में ज़ाहिर होनी चाहिए। अब बात यह है कि इसमें चूँकि फ्यूल की जो वो है, जो जनरेशन प्लांट इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो ख़रीद है वो तो हुकूमत और ये इदारे वो करते हैं और कुछ प्राइवेट कंपनियां भी करती हैं। अब बात यह है ना कि इस वक्त इतना फ्यूल है, फ्यूल के स्टॉक इतने ज़्यादा हैं कि रिफाइनरीज बंद होने लगी हैं। जैसी कीमत कम हो रही है, पाकिस्तान बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहा और न कर सकता है, इसलिए कि ज़ख़ीरे इतने ज़्यादा हैं। और ज़ख़ीरे कब इन्होंने बनाए आते साथ ही उस वक़्त जब कीमतें बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई थी। तो इन गलत फ़ैसलों की वजह से इसका बोझ अब आइंदा महीनों में आएगा, पेट्रोलियम के मसनूआत के ऊपर भी, और उसका कुछ असर बिजली के जो वो है FPA है, फ्यूल एडजस्टमेंट के ऊपर भी आएगा। तो ये जो वो हैं, देखें ना, यहाँ पर सिर्फ आलमी मंडी के जो वो हैं, क्या कहते हैं, उतार और चढ़ाव, ये उसका असर नहीं है, ये हमारी हुकूमतों की जो ख़रीदने का जो वक्त है और जो पॉलिसी है उसके भी असरात आ रहे हैं। अच्छा, और ये तो सारी ऑयल इंडस्ट्री मानती है कि जब से हुकूमत आई, इन्होंने जो ऑयल के इंपोर्ट्स किए वो बेतहाशा किए और सबसे ऊंची कीमतों पर किए। ये पता नहीं क्यों, उसकी शायद एक्सप्लेनेशन हमारे मिनिस्टर साहब दे सकेंगे। और अभी इस वक्त इतने ज़खायर है कि रिफाइनरियाँ बंद हो रही है। अच्छा, मैं एक कानूनी सवाल आपसे शाह खावर साहब, ये जो बिल है, इस बिल में बहुत से टैक्सेस हैं, ठीक है, इसमें GST टैक्स भी है, इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी हैं और भी है। तो मैं अगर कोर्ट में चला जाऊं या कोई बंदा अपना बिल लेके अदालत में चला जाए और वो ये कहे जी कि मेरा जो बिल है, मेरे यूनिट्स इतने हैं, बिल जो है वो इतना है, इसमें टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो ये मैं तो जी मेरी इतनी आमदनी है उसका भी वो सबूत दे दे, और मेरे इतने यूनिट्स हैं, ये मेरे साथ हुकूमत ज़्यादती कर रही है, तो क्या अदालत सुन सकती है? ये मेरा ख्याल है कि शायद उनके पास ये इख्तियार नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो अदालत है वो तो हाई कोर्ट ही हो सकती है रिट ज्यूरिसडिक्शन में, और रिट ज्यूरिसडिक्शन में जब आपके पास मुतबादल कोई दादरसी मौजूद हो तो आप रिट में नहीं जा सकते। दूसरी भी बात यह है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं इंतहाई टेक्निकल हैं और इसमें फैक्चुअल कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व है, तो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी में नहीं जाते। हाँ, नेपरा का जो इदारा है वो बिल्कुल मौजूद है
वो सार्फिन जो हैं वो भी नेपरा में जा सकते हैं, वो उसको चैलेंज कर सकते हैं, नेपरा उसको देख के डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ ये ऐड करूँ कि नेपरा जो है जिस तरह ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगे हैं, वो अपनी डिटर्मिनेशन से पहले यानी तयन करने से पहले वो एक ओपन और पाकिस्तान के किसी भी शहरी का हक है कि वो उस हेयरिंग में जा सके, वो उसकी हेयरिंग करते नहीं तो बताए ना, तो उसके बाद वो मुश्तहर नहीं होता। नहीं मुश्तहर होता है। अच्छी बात है कि आपने नहीं खुरम साहब अगर मुश्तहर होता भी है ना तो शायद किसी अंग्रेजी अखबार में होता होगा बेहतर तौर पे। लेकिन तो अगर आप कंसर्न मिनिस्टर हैं तो आप इस चीज को मुमकिन बना सकते हैं कि आइंदा से अगर जब नेपरा जो है वो ओपन हेयरिंग करेगी तो ये एक शहरी हैं तालिब रिजवी साहब, इनको हज़ारों रुपए का ये पड़ गया है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, और ये फैसल रफीक साहब हैं और भी बहुत से लोग हैं, ये जा सकते हैं नेपरा की हेयरिंग? ये बिल्कुल नेपरा की हेयरिंग में जा सकते हैं और वहां जाके अपनी कंप्लेंट रेज नहीं जा सकते? देखो बात सुनो, मैं एक इंडस्ट्रियल टैरिफ है B2B, उसके खिलाफ मैंने कैंपेन रन किया कि उसकी वजह से कोई भी नई कंपनी बिजली का इस्तेमाल ही नहीं कर सकती, इसलिए कि उसको यूनिट पड़ता है 80 रुपए में, 90 रुपए में, और इसके कई टेक्निकल डिस्कशंस हुई। तो जब मैं गया कोर्ट में, उन्होंने कहा कि आप जाइए पहले नेपरा के पास। नेपरा के पास मेरी रिटन कंप्लेंट्स पड़ी हुई हैं कि आपकी अगली हेयरिंग हो, उस पर मुझे बुलाएं ताकि मैं अपनी एविडेंस प्रेजेंट करूं। उसको 2-3 साल हो चुके, कभी भी नहीं बुलाया, कभी भी इत्तला भी तक नहीं की। देखिए वहाँ पर आप जाएंगे ना, एक है उनका एक पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, लेकिन बात वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है, वो दफन हो जाती है। चले आज खुरम साहब तो इसको मुमकिन बनाए ना कि ये दो शहरी जो हैं ये नेपरा की अगली हेयरिंग में नेपरा की जो हेयरिंग है उसमें जैसे मैंने कहा पाकिस्तान के हर शहरी को हक हासिल है। हम ये इसको यकीनी बनाएंगे कि जो इस तरह की अब नेक्स्ट डिटर्मिनेशन होनी है उसको हम बाकायदा तौर मुश्तहर करें ताकि जो शहरी जाना चाहते हैं वो ज़रूर जाएं। चले ठीक है जी, यहाँ पे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद एक और अहम मसला उस पर बात करेंगे। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। कल हमारे प्रोग्राम में एक वफाकी वज़ीर साहब मेहमान थे, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लोग बहुत से मतलब निकाल रहे हैं, हर कोई अपनी मर्ज़ी का उसका मीनिंग निकाल रहा है। पहले सुन लेते हैं, फिर आप भी सोचिएगा कि आपको क्या समझ आई। किसी एक मिफ्ताह इस्माइल को लगाओगे उसको गालियां पड़ेंगी, किसी और को लाएगे उसको भी गालियां पड़ेंगी, जो इसने 4 सालों में हाल कर दिया है। मगर नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग कुछ परफॉर्म नहीं कर सकती। खुरम साहब, इसकी क्या आपको समझ आई है कि जो भी मिफ्ताह इस्माइल को आप लगाएंगे उनकी जगह पे अगर किसी और को भी लगाएंगे तो उसको गालियां पड़ेंगी? ज़ाहिर बात है इमरान खान की पॉलिसीज़ की वजह से, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इमरान खान ने मुल्क को एक जहन्नम इमरानी में डाला हुआ है। जो उनके 2 मुआहदे थे IMF के साथ, 2019 वाला और 2022 के आगाज़ में, इसेंशली IMF हमें ये कहता है कि ठीक है, हम कहते हैं जी फसाद इमरानी है, फितना इमरानी है, तो वो कहते हैं रियासत पाकिस्तान से हमने मुआहदा किया, तो रियासत पाकिस्तान से जो मुआहदा है आप उसको पूरा करें। उन्होंने ये जावेद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं कि आप जो भी वज़ीर ख़जाना आएगा उसको IMF की जो शराइत इमरान खान मान कर गए हैं उसको पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा। पहला सवाल ये। दूसरा बात यह है कि ये तो बात तो बड़ी वाज़ेह है कि मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के राहबर भी हैं, कायद भी हैं, और उनको नाइंसाफ़ी के ज़रिए आजकल ये गुफ्तगू हो रही है कि भी 10,000 दिरहम जो उन्होंने वसूल भी नहीं किए उसकी बुनियाद पर असासा डिक्लेयर करके, गैर वसूल शुदा रकम को असासा डिक्लेयर करके उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यहां तो इमरान खान का तोशा खाना में पूरी एक ठीक है सफ़ों की लिस्ट है जो आ गए। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो इमरान खान ने अगर गलत किए तो आप उनको सुधार सकते हैं, और ख़ास तौर पे आप ऑलरेडी हमने सुधारा हुआ है, लेकिन आप बात कर दें। आज इस्लामाबाद में एक मुजाहरा किया गया है और उसमें जो बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जिन पाकिस्तानियों ने गोल्ड मेडल लिए हैं उन्होंने मुजाहरे में हिस्सा लिया है, और वो मुजाहरा क्या है ज़रा देखिए। खिलाड़ियों की नौकरियां बहाल करो, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बहाल करो, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बहाल करो, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बहाल करो, खिलाड़ियों की नौकरियां बहाल करो, खिलाड़ियों की नौकरियां बहाल करो,
8 हम मेडल जो लेके आए हैं कॉमनवेल्थ में, वो हमारे 8 के 8 मेडल जो है ना वो सारे आज 6 वापडा से है, 1 आर्मी से है और 1 मेडल हमारा जो है ना HEC के है। ये सारे डिपार्टमेंट के मेडल हैं। अगर ये हमारे डिपार्टमेंट बहाल किए जाएँ तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा भी हम मेडल ले सकते हैं। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में जो पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों के साथ जो जुल्म किया, सारी स्पोर्ट्स को बंद कर दिया, तमाम डिपार्टमेंट को बंद कर दिया, तो हमारी अपील है कि इनको फिल फोर तमाम खेलों को स्पोर्ट्स को बहाल किया जाए। जो पिछले गवर्नमेंट ने जितने भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट थे उसको बंद किया, तो उसकी बहाली के लिए आज ये पाकिस्तान की 5 लेजेंड कप्तान जो फुटबॉल टीम की और क्रिकेटर्स है, हॉकी वाले, सब ने इसलिए एहतजाज किया है कि दोबारा से जो है ना स्पोर्ट्स की टीमें बहाल करें। अगर अदारे नहीं होंगे तो हमारे नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर कहाँ से निकलेंगे? ग्रास रूट लेवल से निकल के कहाँ जाएंगे वो स्पोर्ट्स में? उनके पास कोई फील्ड में जॉब नहीं है, वो बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। तो खुर्रम साहब कम अज़ कम वापडा में तो स्पोर्ट्स के टीमें बहाल कर दें। जी नहीं, वापडा में बहाल हैं, नहीं क्रिकेट की नहीं है। वो बहुत सारे यहाँ ये देखें ना, ये भी अज़ाब इमरानी की एक शक्ल है ना कि आप एक स्पोर्ट्समैन वज़ीर आज़म बनता है और वो तमाम दूसरे स्पोर्ट्समैन की अगली कैबिनेट मीटिंग में आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ये मैसेज नहीं दे सकते कि इमरान खान के दौर में मुख्तलिफ जो सरकारी इदारे हैं उनमें जो क्रिकेट, हॉकी और दीगर एथलेटिक्स के जो खिलाड़ी थे उनकी नौकरियां दी गई थी वो ख़त्म हो गई, उनको बहाल करें। जी बिल्कुल बहाल करें। देखिए ये जो कहा, देखिए ना, जो मेडल 6 आए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, बस अरशद नदीम जो अब बहुत करीब हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के, वो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के मुलाजिम हैं। इसी तरह 9 दस्तगीर भट्ट जिन्होंने वहाँ भी एक नया रिकॉर्ड कायम किया, वो गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के मुलाजिम। अब मुलाजिम होने से क्या मुराद है कि उनको एक तनख्वाह मिलती है जिससे उनको अपने घर की परेशानी नहीं होती कि उनके घर में उनके बीवी बच्चे जो है उनके लिए रोटी मौजूद है, गुजारा मौजूद है। तो इसीलिए यहाँ अब बहुत बड़ी तादाद है, हज़ारों की तादाद में, जो अभी भी मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में, क्रिकेट नहीं है लेकिन बहुत सारे नहीं, लेकिन क्रिकेट को भी क्रिकेट के डिपार्टमेंट बहुत सारे जो अहम डिपार्टमेंट्स हैं वो वहाँ जो देखिए वापडा एज ए एंटिटी खुद ख़त्म हो चुका है, तो लिहाजा असल में ये सारे जो स्पोर्ट्समैन हैं जिनकी तादाद हज़ारों में आज भी, वो मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक कंपनीज के मुलाजिम को गुजरांवाला में, वज़ीर आज़म साहब चाहे तो ये मसला हल हो सकता है। इंशाल्लाह जी, ज़ुबैर साहब आखिर में ये बताएं कि ये जो पाकिस्तानी हैं, हमने पहले कहा कि अगर आपके घर में बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आप नेपरा में जाएँ, तो आप कहते हैं कि आप तो नेपरा में गए थे, आपकी हेयरिंग नहीं हुई, तो फिर ये पाकिस्तानी किधर जाएँ, क्या करें? आप देखिए इसका हल एक ही है कि जो हुकूमत इस तरह के नाजायज़ टैक्स लगाए उसके खिलाफ आप वोट डालें। देखिए पाकिस्तान में इतने टैक्स हैं, हर रोज़ मुफ्ती इस्माइल नए टैक्सेस का ऐलान करता है और ये हुकूमत उसके पीछे खड़ी है। ये कहती है हमारे पास दूसरा चारा नहीं। ज़ुबैर साहब से पूछते हैं कि ये टैक्स मैंने लगाया, जो भी लगा हुआ है, ये किसने लगाया? नहीं लगाया नहीं है तो ये हमने नहीं लगाया, ये बात क्लियर होनी चाहिए। आपके पास बजट हम इसको कम कर रहे हैं, यही तो बात है कि हमने नहीं लगाया। ये बताए ना, जिसने लगाया उसके खिलाफ वोट डालें, हमने नहीं लगाया। ये देखिए बात सुनिए, सिर्फ ये नहीं है, कितने टैक्स अभी फ्यूल डेवलपमेंट लेवी लगा रहे हैं कि नहीं, हर महीने डीजल और पेट्रोल कीमत और बढ़ेगी। बात यह है कि इसकी जगह ये अपने अखराजात कम करते हैं। ये मुझे बताएं इन्होंने अपने डिपार्टमेंट में या वज़ीर आज़म ने कौन से अखराजात कम किए, कौन सी अयाशियाँ कम की हैं, एसीज बंद किए हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ कम की हैं, क्या कम किए? जो इनके पास जो नौकरी सरकारी नौकर हैं वो कम किए? नहीं, वो अवाम के ऊपर नया टैक्स, नया टैक्स, नया टैक्स। पाकिस्तान में मैं ये कहता हूँ कि टैक्सों की तौबा है, हम और टैक्स नहीं भरने। हम क्यों और टैक्स भरें ताकि ये लोग अयाशियाँ करें? ये बिल्कुल हरगिज़ हम नहीं मानते। चले बहुत टैक्स इसलिए भरें ताकि इस मुल्क में श्रीलंका जैसी सूरत हाल ना हो। वहां जो पैनिक फैला, याद रखें पैनिक फैला था जब पेट्रोल खत्म हुआ था पेट्रोल पंपों पे, तब पैनिक फैला था। हमने ये काम नहीं होने दिया। श्रीलंका वाला आज भी माशाल्लाह मेरा वक्त खत्म हो गया, श्रीलंका वाला होने लगा।